हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको पैरा जंबल भी बोलते हैं और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आता है, जैसे एसबीआई बैंक पीओ अभी आने वाला है तो एसबीआई बैंक पीओ के लिए है, और एसएससी सीजीएल के लिए, और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक मैट और एलआईसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी मिनिमम 5 नंबर का ये सेंटेंस अरेंजमेंट या पैरा जंबल आता है। तो इसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ इकोनॉमी के हैं, कुछ फाइनेंस के हैं, कुछ बैंकिंग के हैं। 5 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको लॉजिक समझना है कि किस तरीके से इसको पैरा जंबल को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से लॉजिकली कोरिलेट करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, और किस तरह से एक आंसर पर पहुंचते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह से भी आते हैं। आपका जो बैंक पीओ प्री है, जो बैंक पीओ प्री के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें इस तरह से आ सकता है ए बी सी डी। देखिए, ये 4 सेंटेंस दिए हैं। ये एक सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये 4 सेंटेंस दिए हैं, लेकिन चारों के चारों सेंटेंस ये जम्बल्ड अप हैं, यानी मिक्सड हो गए हैं, और इनको आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ना है। तो उस तरह से वो आपका आंसर इसमें बनेगा। अब इस तरह से यदि आप 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस, तो आपका आंसर बहुत तेजी से निकल के आएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये है कि कितनी जल्दी आप सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि आपने सॉल्व तो कर दिया लेकिन बहुत टाइम लग गया। आपको टाइम लिमिट के अंदर इसको सॉल्व करना है। देखिए, अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन बैंकिंग के बारे में है, बैंक रेट्स के बारे में है। तो इसमें कहाँ से शुरू हो सकता है ये? देखिए, हाउएवर से कोई भी सेंटेंस नॉर्मली, कोई भी पैराग्राफ नॉर्मली शुरू नहीं होता, क्योंकि हाउएवर कंजक्शन होता है और एक सेंटेंस को, एक प्रीवियस सेंटेंस को वो फॉलो करता है। मतलब इस सेंटेंस से पहले कोई और सेंटेंस होना चाहिए। ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं हो सकता। अब क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली, ये भी एक तरह का फ्रेज है, तो नॉर्मली इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होता। इन दोनों में से एक सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। अब देखिए, इसमें मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखिए, यहां पर दिया हुआ है नाउ, ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है नाउ, और यहां पर दिया हुआ है लास्ट फोर्टनाइट। तो लास्ट फोर्टनाइट पहले आएगा, उसके बाद नाउ आएगा। मतलब लास्ट फोर्टनाइट को कुछ हुआ है, 15 दिन पहले कुछ हुआ है, और उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आया है। ठीक है, नाउ, ये एक लॉजिक है इसमें। तो सेंटेंस आपका डी से स्टार्ट होगा, डी, और डी के बाद फिर आएगा सी। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस। डी के बाद आएगा, मैं बताता हूँ अभी, डी के बाद आएगा बी आना चाहिए, डी के बाद। देखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से ये लॉजिक में बना रहा हूँ आपका। देखिए, लास्ट फोर्टनाइट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक टुक बैंकर्स बाय सरप्राइज। मतलब 15 दिन पहले रिजर्व बैंक ने बैंकर्स को सरप्राइज कर दिया। ठीक है, क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली द बैंक अनाउंस्ड अ मिड टर्म मॉडिफिकेशन इन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। देखिए, डी के बाद एक्चुअली सी आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन था, लेकिन ये बाद में ही आएगा, अल्टीमेटली बाद में ही आएगा। लेकिन डी के बाद सी सेंटेंस आएगा। क्यों आएगा ऐसा? देखिए, इसमें रिजर्व बैंक की बात हो रही है और यहां पर हम बोल रहे हैं द बैंक। ठीक है, पहले प्रॉपर नाउन आया है और फिर कॉमन नाउन आया है। तो किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन और प्रोनाउन दिए हैं, तो पहले नाउन आएगा और उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आएगा। जैसे पहले कोई भी किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है और उसको रिप्लेस करने के ही, शी, इट या दे, इस तरह से आएगा। अब देखिए, ये यहाँ पर दोनों नाउन है, बैंक भी नाउन है और रिजर्व बैंक भी नाउन है, लेकिन रिजर्व बैंक प्रॉपर नाउन है और बैंक आपका कॉमन नाउन है। तो द बैंक बोल रहे हैं, द बैंक मतलब किस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिजर्व बैंक को। तो ऑब्वियसली डी पहले आएगा इसमें, और डी के बाद आएगा आपका बी। ठीक है, क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली द बैंक अनाउंस्ड ए मिड टर्म मॉडिफिकेशन इन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। और उसके बाद आएगा ये इसके बाद दिया है, मतलब यहां पर बैंक ने कुछ अनाउंसमेंट किया, और वो अनाउंसमेंट क्या था वो इसमें है सेंटेंस सी में। देखिए, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक कैन ऑफर नाउ ऑन डिपॉजिट्स ऑफ टेन्यूर अप टू 1 ईयर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 11%। ये इसका एक नेचुरल सीक्वेंस बन रहा है। और इसके बाद देखिए, हाउ एवर बैंक्स आर नाउ परमिटेड टू प्राइस फ्रीली ऑल डिपॉजिट्स हैविंग ए टेन्यूर ऑफ मोर देन 1 ईयर। मतलब जो 1 ईयर से कम का जो टेन्यूर है, 1 ईयर से कम के जो डिपॉजिट्स हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक ने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 11% कर दिया, घटा दिया है। लेकिन 1% से ऊपर वाले, 1 साल से ऊपर वाले जो डिपॉजिट्स हैं, उसमें जो डिफरेंट बैंक्स हैं
वो उसमें अपने हिसाब से प्राइसिंग उसकी कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो इस सेंटेंस के बाद यही सेंटेंस बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने में, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना हो तो इतना टाइम नहीं लेना है। देखिए आपने पहले ये वाला सेंटेंस निकाल लिया, डी और डी के बाद बी। अब देखिए डी बी जिसमें भी होगा, शुरुआत में डी बी, वो आपका आंसर होगा। देखिए किसी में भी डी बी नहीं है, केवल इसमें डी बी है, और बाकी इसमें डी बी नहीं है, इसमें डी बी नहीं है, इसमें डी बी नहीं है, और इसमें डी बी नहीं है। तो इसका जो आंसर है डी वी सी है होगा। विद इन सेकेंड्स आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको शुरू का पेयर ए बी या आखिरी का पेयर सी डी आपको अगर मिल जाता है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि यही पेयर आखिरी में आएगा, तो आप उसको, वो ऑप्शन अगर दिया हुआ है उसमें, तो आप उसका आंसर तुरंत से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको आपको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन एसबीआई बैंक पीओ में आएंगे, और बाकी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स जो बाकी एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं कि किस तरह से लॉजिकली रिलेट करना है। देखिए ये सेंटेंस नंबर सेकंड है, सेंटेंस नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें किस तरह से अपन लॉजिकली रिलेट करेंगे। देखिए इंडिया अकॉर्डेड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान लॉन्ग अगो। ठीक है, इंडिया को अकॉर्डेड मतलब दिया गया है, ग्रांट किया गया। मोस्ट फेवर्ड नेशन NFN टू पाकिस्तान लॉन्ग अगो, मतलब पाकिस्तान की तुलना में इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो अवार्ड है वो बहुत पहले ही मिल चुका है। देखिए इसमें अगो वर्ड आ रहा है। अब अगो को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए इसमें आ रहा है स्टिल वर्ड। देखिए मतलब कुछ पहले हुआ, लेकिन अभी इसको कॉन्ट्रास्ट करके बोल रहे हैं ये कि पाकिस्तान इज स्टिल ओनली टॉकिंग अबाउट गिविंग इंडिया MFN स्टेटस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब इंडिया को ये अवार्ड पहले ही मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उसी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर एक नेचुरल सीक्वेंस बनाया जाए तो ए और सी का एक नेचुरल सीक्वेंस बन रहा है इसके बाद। ठीक है, ए और सी। अब इसमें आंसर में ए सी यहां पर भी होगा, वो आपका आंसर। देखिए ए सी केवल इसमें है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। मैंने चारों सेंटेंस नहीं पढ़े और ना ही चारों सेंटेंस का अर्थ निकालने की कोशिश की, केवल लॉजिकली रिलेट किया सेंटेंस को और आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। देखिए इंडिया अकॉर्डेड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान लॉन्ग अगो, पाकिस्तान इज स्टिल ओनली टॉकिंग अबाउट गिविंग इंडिया MFN स्टेटस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके पास दो सेंटेंस बच रहे हैं बी और डी। तो इसमें से पहले कौन सा आएगा, बी डी सीक्वेंस बनेगा या डी बी सीक्वेंस बनेगा? सीक्वेंस क्या बनेगा और किस तरह से ये लॉजिकली रिलेट होगा? देखिए मैटर्स हैव हार्डली इंप्रूव्ड सिंस डायलॉग वाज ब्रोकन ऑफ इन अर्ली 1994। मैटर्स हैव हार्डली इंप्रूव्ड। ठीक है, 1994 के बाद जो मैटर्स हैं, जो उनके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी इशूज हैं, वो बहुत ही कम इंप्रूव हुए हैं। लेकिन यहां पर देखिए इसका कॉन्ट्रास्ट दे दिया है, इन सम वेज दे हैव डेटीरियोरेटेड। मतलब इंप्रूव का उल्टा यहां पर आया, यहां पर कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, यहां पर इंप्रूव है और यहां पर उसका उल्टा है डेटीरियोरेटेड। मतलब ठीक है इंप्रूव हुए हैं, लेकिन कुछ तरीके से कुछ वेज में वो डेटीरियोरेट भी हुए हैं, मतलब खराब भी हुए हैं। डेटीरियोरेट मतलब वर्सन। तो इसके बाद बी के बाद डी ही आएगा, डी के बाद बी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता इन सम वेज दे हैव डेटीरियोरेटेड, मैटर्स हैव हार्डली इंप्रूव्ड, इस तरह से नहीं बोल सकता। पहले मैटर्स हैव हार्डली इंप्रूव्ड सिंस डायलॉग वाज ब्रोकन ऑफ इन अर्ली 1994, उसके बाद बोलूंगा मैं इन सम वेज दे हैव डेटीरियोरेटेड। तो बी के बाद डी आएगा और आपका आंसर निकल के आ गया ये ए। तो इस तरह से आपको इसको कोरिलेट करना है। किसी ये कई तरीके के होते हैं जो सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजंबल होते हैं, कई तरीके के होते हैं। जैसे किसी में 6 या 7 क्वेश्चंस दिए रहते हैं ए से लेके एफ तक, किसी में आपका S1 और S6 दिए रहते हैं, और बीच में PQRS का जो आपका सीक्वेंस है उसको आपको एक सीक्वेंस में बैठाना होता है। PQRS S1 और S6 मतलब पहला और छठवां सेंटेंस दिए रहते हैं, और बाकी के जो 4 सेंटेंस है उनको आपको सीक्वेंस में मिलाना होता है। एक उस तरह से होता है, एक कभी कभी 6 या 7 सेंटेंस दिए होते हैं, और एक इस तरह से होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से जो आता है बैंक पीओ प्री में मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द वाइकिंग्स वर द टेररिस्ट। इसमें किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ये ग्रुप है जो कि टेररिस्ट था। ठीक है, दे सेट आउट फॉर दे। अब देखिए इसमें पहले नाउन आ रही है बाइकिंग, और उसके बाद इसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आ रहे हैं दे और दे। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंसों में दे और दे दिया हुआ है, तो इन दोनों में से आपको बताना पड़ेगा, आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस ए के बाद आएगा। पहले तो ए ही आएगा, क्योंकि बाइकिंग एक नाउन है। ठीक है, इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए यहां पर तीनों ही जगह इन 2 सेंटेंस में दे आ रहा है। देखिए इस सेंटेंस में दे आ रहा है
और इस सेंटेंस में दे आ रहा है, ठीक है। ये फॉर का मतलब बिकॉज होता है, ये शायद बाद में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस ए ही होगा इसमें लॉजिकली अगर देखा जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा नाउन है और उससे पता पड़ रहा है कि किसी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं इसमें, या किसी मतलब किसी ग्रुप को इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। द वाइकिंग्स वर द टेररिस्ट whom द इंटायर यूरोप feared द मोस्ट बिटवीन द 8th एंड 12th सेंचुरी। मतलब वाइकिंग एक टेररिस्ट ग्रुप था जिससे पूरा यूरोप डरता था 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में। अब इसको वाइकिंग को रिप्लेस करने के लिए दे आएगा, तो दे इन दो सेंटेंस में दिया हुआ है। तो देखिए इस सेंटेंस में से एक कौन सा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? दे सेट आउट ऑन दिस वॉयाज ऑफ डेंजरस एडवेंचर्स, और यहां पर लिखा हुआ है दे मैनेज टू ब्रेव द सीज टू पिलेज रैंसम एंड क्रिएट हैवक फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल टू डबलिन, ये जगह का नाम है। तो इसमें से अगर लॉजिकली देखा जाए तो देखिए पहले अगर इसको अगर लॉजिकली रिलेट किया जाए तो पहले इसमें सीज आएगा ब्रॉड सेंस में, क्योंकि सी थोड़ा सा बड़ा है और बॉयज थोड़ा सा छोटा है। मतलब बॉयाज जो है वो सी का पार्ट है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। पहले सीज के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद उस सी के अंदर क्या होता था उसके बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल जो मैंडेटरी पेयर बनेगा, ए के बाद डी आना चाहिए। हालांकि इसमें भी दे है, लेकिन ए के बाद इसमें डी आना चाहिए। दे मैनेज टू ब्रेव द सीज टू पिलेज, पिलेज मतलब लूटना, प्लंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो बार टाइम में लूटने को हम प्लेज बोलते हैं। प्लेज, रैंसम, रैंसम आपको जो जैसे किसी को किडनैप कर लेते हैं उसके बाद जो फिरौती मांगी जाती है उसको बोलते हैं रैंसम। रैंसम एंड क्रिएट हैवक, हैवक मतलब बर्बाद करना, हैवक फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। उसके बाद मतलब ए और डी का इसमें मैंडेटरी पेयर बन रहा है इसमें, ए और डी। अब देखिए ए डी किस में है? ए डी केवल इस वाले ग्रुप में है और किसी में नहीं है, तो इसका यही आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद दे सेट आउट ऑन दिस वॉयाज ऑफ डेंजरस एडवेंचर्स बिकॉज दे फेल्ट एन इवन मोर अनबेरेबल फेयर दे डिड देयर नेबर्स हु स्टेड बैक, ये हो गया इसका। और इसके बाद दिया जाएगा फॉर दे वर टॉर्चर्ड बाय द थॉट दैट देयर नेम एंड रेपुटेशन माइट वैनिश इनटू नथिंगनेस, ये आएगा इसका। तो यदि आपको पूरा पैराग्राफ समझ में भी नहीं आ रहा, केवल लॉजिक लगा के आप इसको इसका आंसर इस तरह से आपको निकालना है। क्योंकि मैंने पहले एडी निकाल लिया और एडी किसी ग्रुप में नहीं है। देखिए इसमें भी एडी नहीं है, इसमें भी एडी नहीं है और इसमें भी एडी नहीं है। एडी केवल इसी में था और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि एडी ही पहले आएगा, उसके बाद कोई नहीं आ सकता, क्योंकि पहले नाउन आता है उसके बाद प्रोनाउन आता है। और दो प्रोनाउंस में से देखिए मैंने किस तरह से उसको लॉजिकली रिलेट किया कि पहले सीज आएगा, सीज के बाद हम बॉयज की बात करेंगे, पहले सीज की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है कॉन्फिडेंटली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट है सेंटेंस, और इस तरह के सेंटेंस पर्टिकुलरली एलआईसी एग्जाम में और बैंक पी एग्जाम में बहुत कॉमन है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं पड़ रहा कि सब्जेक्ट कहाँ है और कहाँ से ये स्टार्ट होगा। देखिए द रियल क्लंचर हाउएवर इज द कंपनसेशन पैकेज मलिंग ओवर इज जॉब ऑफर द कंपनी इज बिगर एंड डेजिग्नेशन इज सेवरल टाइम मोर। देखिए किस तरह से ये है, बहुत डिफिकल्ट है ये। तो इसका देखिए मलिंग ओवर इज जॉब ऑफर, इसमें एक कल्पना करिए कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोल रहा है मलिंग ओवर इज जॉब ऑफर। मलिंग का मतलब होता है सोच विचार करना। क्या तुम किसी जॉब ऑफर के बारे में सोच रहे हो? यदि सोच रहे हो तो द कंपनी इज बिगर एंड डेजिग्नेशन इज बेटर। ये इसका एक लॉजिकल पेयर बनता है कि एक बंदा बैठा हुआ है और वो अपना जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहा है, तो एक दूसरा दोस्त उसको बता रहा है द कंपनी इज बिगर एंड डेजिग्नेशन इज बेटर। यहां पर ये कंपनी थोड़ी बड़ी भी है, सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और यहां पर डेजिग्नेशन जो है वो भी बेटर है, ठीक है। तो ये एक इसका पेयर बन सकता है। अब देखिए इसमें इज इट सेवरल टाइम मोर, इजंट इट? सेवरल टाइम मोर, जो मोर बात कर रहे हैं मतलब ये चीज किसी चीज से बहुत ज्यादा गुनी अच्छी है, तो वो ज्यादा गुनी चीज पहले आएगी ना इससे, तभी तो मैं बोलूंगा कि ये चीज इस चीज से पहले ज्यादा गुनी अच्छी है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं द रियल क्लिंचर हाउएवर इज द कंपेंसेशन पैकेज, मतलब इसमें जो सैलरी मिलेगी, सैलरी जो पैकेज मिलेगा वो कई गुना ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए पहले कंपेंसेशन पैकेज आएगा और उसके बाद वो बंदा बोल रहा है कि इज इट सेवरल टाइम मोर और इजंट इट, ठीक है। तो इसमें दो पेयर बन गए आपका, ए और डी ये एंड में आएगा आपका, और शुरू में आएगा आपका ये बी और सी। तो बी सी ए डी इसका आपका पेयर बन जाएगा, ये इसका आंसर निकल के आ गया। देखिए बी सी ए डी, तो इस तरह से आपको लॉजिकली रिलेट करना है। और बी सी, देखिए शुरू में मैंने बी सी को निकाल लिया था और बी सी किसी भी पार्ट में नहीं है इसमें, बी सी हाँ बी सी किसी भी पार्ट में नहीं है। देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं सारे सेंटेंस, ये डिफिकल्ट एग्जाम से मैंने लिए हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम जो एलआईसी का होता है, एसबीआई बैंक पीओ के कुछ सेंटेंस लिए हैं,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इन सेंटेंसेस को, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह से कोरिलेट करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, और किस तरह से फाइनल आंसर पर हम पहुंचते हैं। अब देखिए ये लास्ट सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए हाउएवर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी और आपका यूनियन लिस्ट कंटेन, देखिए यहां से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, क्योंकि इसमें बात कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिमार्केटेड द कॉम्पिटेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन 3 डिफरेंट लिस्ट। देखिए 3 डिफरेंट लिस्ट की पहले बात कर रहे हैं, और यहां पर उन 3 डिफरेंट लिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है। एक होती है यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर स्टेट और आपका गवर्नमेंट दोनों के दोनों उसमें उस टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं और उन पर लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिमार्केटेड द कॉम्पिटेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट होती है, जो लॉज बनाती है। 3 डिफरेंट लिस्ट, यहाँ पर 3 डिफरेंट लिस्ट की बात हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि यूनियन लिस्ट कंटेन मैटर्स विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। मतलब कि यूनियन लिस्ट कौन सी, यूनियन लिस्ट किस किस टॉपिक पर लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट किस किस टॉपिक पर लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में इंक्लूड कर दिया है, उसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो बी और डी का एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है, एक नेचुरली पेयर बन रहा है। तो बी और डी यहाँ पर भी होगा, वो उसका आंसर है। बी और डी ये है, ये आपका आंसर निकल के आ गया बी। देखिए बाकी के 2 सेंटेंस मैंने नहीं पढ़े और उसके बावजूद भी आंसर निकल के आ गया। चलो बाकी के सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जैसे ए और सी है, ठीक है। ए और सी में से ए पहले आएगा कि सी पहले आएगा? देखिए हाउएवर मैं बाद में बोलूंगा, पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज ए सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, मीनिंग दैट द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉज ऑन द सब्जेक्ट। हाउएवर, देखिए उसके बाद मैं बोलूंगा हाउएवर स्टेट लॉ कैन नॉट ओवरराइड, इसके बाद मैं ये बोलूंगा। तो मतलब ए और सी इसमें बाद में आएगा। तो इसमें आपका जो आंसर है वो होगा, सॉरी नहीं, ये आंसर मैंने गलत निकाला, डी ए, सॉरी बी डी ए सी आंसर होगा। ये आंसर मैंने गलत हो गया, ये है आंसर इसका बी डी ए सी, ठीक है। बी डी ए सी आंसर होगा इसका फाइनल। तो इस तरह से सी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको कोरिलेट करके ये आंसर आपको निकालना है और इस तरह से आपको सीखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड, देखिए इसी तरह के सेंटेंस आएंगे आपके एसबीआई बैंक पीओ में, एसएससी सीजीएल में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं ये, और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं इसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा, इसमें क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। यदि आपकी आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे तो मैं उसी हिसाब से आपका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चैनल पर हमारी ये कोशिश है कि स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, पूरा का पूरा सक्सेस ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, और उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी उनका सपना है, एसबीआई बैंक पीओ बनने का या क्लर्क बनने का या एनडीए में ऑफिसर बनने का, जो भी उनका सपना है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पूरा हो, ठीक है। ये हमारी इसमें मेन कोशिश होती है, इसीलिए हम सारा इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर ही इसमें आपको पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और बिल्कुल सरल भाषा में, दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अभी जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पूरा हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा वीडियो, यही सेम वीडियो आपको इंग्लिश वर्जन में भी मिल जाएगा। दूसरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में भी ये मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।